के इम्कानात क्या हैं ये आपने जाना, और अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द बजट। सिट साहब, जो औरंगज़ेब हमारे वज़ीर ख़जाना हैं वो तो ये फरमा रहे हैं कि हम मईशत का डीएनए चेंज कर रहे हैं और स्टेबिलिटी आ रही है। हम इस पे दोनों ऐवानों से, नेशनल असेंबली और सेनेट से भी बात करेंगे, लेकिन जो अभी तक के रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये पता चला है कि बहुत से एक्सपेंडिचर्स की तो मंजूरी ही नहीं ली गई नेशनल असेंबली से, जिस पर एतराज़ात भी उठाए गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बजट सुना होगा, देखा होगा, कैसा होना चाहिए था बजट, आपको कैसे लगा, और इसमें अवाम के लिए क्या है? देखिए, आवाम के लिए तो कुछ नहीं है, तकलीफ है। बजट देखिए ना, ये बजट मैं अभी शबर साहब को सुन रहा था। वो कह रहे थे, जो एक्स एफबीआई चेयरमैन, वो कह रहे थे कि अगर आप आईएमएफ की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने जो बजट ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए बनाया हुआ है वो यही बजट था, इसी किस्म की चीज थी। और ये आईएमएफ का बजट है, इसमें से आप हिल नहीं सकते थे, क्योंकि इसके बाद आपको $7 बिलियन भी मिलने हैं और वो आपको सख्त जरूरत है। तो इट्स एन आईएमएफ बजट, इसमें कोई इशू नहीं है। गुंजाइश नहीं थी हुकूमत के पास को खास रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट जिसकी बातें हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इंटरनेशनल ओपिनियन आपके साथ है, पैसे भी मिल रहे हैं, बहुत से इश्यूज जो थे डिफॉल्ट के खत्म हो गए हैं एंड सो ऑन। तो ये अच्छा वक्त था कि कोई रेडिकल किस्म की, इनकलाबी किस्म के इकदाम उठाए जाते। अच्छा। मगर ये मैं समझता हूँ ये खुशफहमी है, ऐसे नहीं होता। वो आप फंसे हुए आईएमएफ के साथ, और ये आप कोई खुशी के साथ नहीं फंसे हुए। आपकी डेट इतनी, आपने दुनिया के पैसे देने हैं कि अगर पैसे आपको मिलेंगे नहीं फ्रॉम आईएमएफ, तो फिर वर्ल्ड बैंक से भी नहीं मिलेंगे, फिर सऊदीया से भी नहीं मिलेंगे, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी नहीं मिलेंगे, फिर बड़ा मसले बन जाएंगे आपको। तो यू नो ये तो एक मजबूरी है, और ये मजबूरी इस गवर्नमेंट की है, और ये इसका जो बैकलॉग है ना, ये पीछे से चला आ रहा है। सो देयर वाज नो चॉइस। तो पहली बात तो ये है कि गुंजाइश नहीं है, मैं समझता हूँ, ज्यादा तनकीद करने की। अलबत्ता तनकीद जहां है वो ये है कि इन्होंने कुछ जो फिगर्स, डेटा जो दिया है ना, वो थोड़ी सी फजिंग की है। फजिंग से मुराद ये वहां गड़बड़ की है, दिखाने के लिए कि सूरत हाल इससे बेहतर होने जा रही। बेहतर अभी होने का कोई इम्कान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं कि जी इस साल, जो साल खत्म हो रहा है, आपकी ग्रोथ जो है वो कोई 2.5-3% के करीब होगी। ये गलत बयानी है। आपके पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर 1-1.5% रही है, और अगले चौथे क्वार्टर के अंदर भी इतनी होगी, तो आप मर के 2% पे पहुंचेंगे। ये जो कह रहे हैं जी हमको 2.5% पे पहुंच गए हैं, या नियरली 2.25 पे पहुंच गए, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ये घड़ी हुई बात है। यहां से फिर वो आगे जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि जी हम 5% तक ग्रोथ पे जाएंगे, ये बिल्कुल कि जी ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और वो 4.5 4.2% कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल नहीं होना। ये सिर्फ बातें हैं। वो ये पहले इन्होंने बढ़ा दिया बेस, फिर वहां से ऊपर कर रहे, ये होना नहीं है। अच्छा, सो और इसी तरीके के साथ जो टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं, इस साल भी पूरे टारगेट नहीं पूरे कर सकते, कभी नहीं किए आज तक। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक किस्म के टारगेट्स होते हैं, तो आगे भी ये टारगेट इनसे पूरे नहीं होने। हालांकि ये बहुत से नए इकदाम कर रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सो ऑन और सो फोर्थ, वो भी इनसे पूरे नहीं होने। क्योंकि अभी वो जो टफ डिसीजंस है ना, कि जिन लोगों को जिनसे टैक्स लेना है, या जिनकी जो सब्सिडीज है वो कम करनी है, या जिनको ज्यादा पैसे मिलते हैं वो कम करने हैं, उधर तो ये लोग गए कोई नहीं। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर थोड़े से कम किए हैं, मगर जितने करने चाहिए उतने नहीं किए। और आप अभी तो लगे हुए लोग जी, प्राइम मिनिस्टर के घर के खर्चे इतने हो गए हैं, और फलाना इतना हो गया है, और एमएनएज एमपीएस ने ये कर लिया, और स्पीकर ने अपने पैसे 500% ज्यादा बढ़ा लिए, वगैरह वगैरह। ये छोटी चीजें हैं, मगर ये आवाम को बड़ा नाराज करती है। कोई इनकी जो बैकलैश है ना, वो बहुत ज्यादा है। मैं हैरान हूं कि जहां सियासी बातें थी, ये समझ आनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये इजाजत ना देते इस किस्म की चीज की। इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। ये तो एम है, जैसे कहते हैं रेड फ्लैग, और लाल झंडा दिखा रहे हैं आप बुल को, और इसीलिए वो सारा मीडिया पड़ गया आपको। बिकॉज जाहिर है वो मीडिया तो मिडिल क्लास मीडिया है, या मिडिल क्लास मीडिया है, उनके लिए तो आपने किया कुछ नहीं है। मिडिल क्लासेस के लिए आपने ओ जी 1% गिरा दिया टैक्स रेट, ये कोई बात है? इतना मुश्किल हो गया है सर्वाइवल। 1.5-2 लाख रुपया महीना, उसके ऊपर भी आपने लंबे चौड़े टैक्सेस लगा दिए। ये कोई बात है? आजकल तो इतना मुश्किल है। फिर आप हर किस्म की चीज कर रहे हैं। सोलर पैनल्स, लोग अपनी बिजली के बिल्स कम करने के लिए जा रहे थे, उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स 18% का लगा दिया। फिर आपने ये कहा कि जी जो बिजली आप खरीदते थे सोलर सप्लाई से, वो पहले आप 27 रुपए पर यूनिट लेते थे, अब आपने 10 रुपए कर दिए। एक तरफ आप कहते हैं आपने ग्रीन
प्रोजेक्ट्स करने हैं, दूसरी तरफ आप उनको उन्हीं के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आई एम अफ्रेड इस किस्म की बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। जो सबसे खतरनाक चीज जो है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि इन्होंने कहा जी हम कस्टम ड्यूटीज जो है ना रॉ मटेरियल्स के ऊपर वो गिरा देंगे। अच्छा, कस्टम ड्यूटी जो होती है ना, इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें से बहुत से टैक्सेस आपको कस्टम ड्यूटी से आते हैं। जब वो कस्टम ड्यूटी रेट्स गिराएंगे तो वो जाहिर है वो रेवेन्यू कम हो जाएगी। अच्छा, तो उसको कैसे पूरा करेंगे वो अलग बात, मगर सवाल यह है कि फलसफा क्या है, किस फलसफे के तहत आपने इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज हम कम करेंगे तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो कम हो जाएंगी तो आपको एक्सपोर्ट्स जो है आपके बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। आपने को डिवैल्यूएशन इतनी हो गई है ओवर 100%, और उसके साथ एक्सपोर्ट्स जो है उस रेट से नहीं बढ़े, तो इसके साथ कुछ होगा, इसके साथ तो आपको और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो ये भी पता नहीं कहाँ से ये फलसफा ढूंढ ले आए हैं कि जी कस्टम ड्यूटीज कम कर दें और उसके साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आई ये कहाँ का ये लॉजिक है, एंड सो ऑन। तो मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ा दिया है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि डायरेक्ट इनकम के ऊपर है वो कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना आयशा, वो सभी के ऊपर लग जाते हैं। मतलब तुम जाके को खरीदने जाओगी, तुम्हारे पे भी वही टैक्स है, जो मैं खरीदने जाऊंगा वो चीज मेरे पे भी वही टैक्स है। तो ये अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनके ऊपर भी वही बोझ बनता है जो अमीरों के ऊपर पड़ता है इंडायरेक्ट टैक्सेस का। तो ये दिस इज नॉट अ गुड फिलॉसफी। डायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए, इनकम के ऊपर होने चाहिए। अच्छा, वहां फिर अब इन्होंने नए कानून बना दिए कि जी वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को बहुत से पावर्स दे दिए। हमें पता है इस बात का कि पावर्स हमेशा मिसयूज होते हैं। मिसयूज के अगर पावर किसी को आप देंगे ना, पाकिस्तान में यही नैब के ऊपर यही क्रिटिसिज्म थी कि नैब को इतने पावर्स दे दिए उन्होंने, फिर जो हरकतें की उन्होंने सारी कारोबार ही बंद करा दी। अब आप टैक्स इंस्पेक्टर को भी ये इस किस्म की राइट्स देने लगे हैं कि वो गिरफ्तार भी करवा सकता है, अकाउंट्स लॉक भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल। ये जो कह रहे हैं जी वो कमिश्नर के पास जाएगा और कमेटी होगी वो चेक करेंगे, होता है ऐसे नहीं है। होता यही है कि एक दफा एक आईटीओ जो है या कमिश्नर जो है वो कहता है कि जी इसकी हमने ये करना है, तो सारे कुगियां मार देते हैं, करो जी करो, बिकॉज यू गिव पावर टू समबडी, वो यूज करते हैं। तो आई एम अफ्रेड इसमें बहुत से इश्यूज हैं। आई विश देम गुड लक बिकॉज बेचारे दे आर इन ट्रबल एंड दे हैव टू रेज देयर टैक्सेस। बट बात यह है कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर और बोझ होना। फॉर एग्जाम्पल, हर दुनिया के अंदर, हर एडवांस कंट्री के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स होता है, इनहेरिटेंस टैक्स होता है, डेथ ड्यूटीज होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो अमीरों को ज्यादातर अफेक्ट करती है। कि भाई अगर मैं फौत हो जाता हूं तो मेरी जो प्रॉपर्टी है अगर मेरे बच्चों और बीवी को जानी है तो उसके ऊपर टैक्स होगा। यहाँ है ही कुछ नहीं, जो मर्जी आप कर ले, रख ले, दे दे, आ जाए। तो तो ये बिल्कुल वेल्थ टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स होना चाहिए। दे शुड बी डेथ ड्यूटीज, इनहेरिटेंस टैक्सेस। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स, कम टैक्स है, वो भी प्रोविंशियल है। कोई रिफॉर्म नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, कोई प्रेशर नहीं है कि एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, नथिंग। इंडिया ने लैंड रिफॉर्म कर लिया, आपने लैंड रिफॉर्म भी नहीं की। लैंड रिफॉर्म के साथ एग्रीकल्चर ग्रो भी करता है, इनकम भी देता है, टैक्सेस भी होते हैं। यहाँ वही सेमी फ्यूडल सिस्टम चल रहा है अभी तक, ठेके चल रहे हैं। और लैंडलॉर्ड जो है वो गुलबर्ग में और डिफेंस में घर लेके बैठे हुए हैं, और जमीनें जो है वो ठेकेदारों को दी हुई हैं, जो कि हारियों का और पेसेंट्स का हिस्सा। मतलब इट्स टोटल कंफ्यूजन है इन आवर इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। और फिर ये जो है कि हेल्थ, एजुकेशन, किसी चीज के ऊपर कुछ नहीं है, कोई खर्चे नहीं है ज्यादातर। और फाइनली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको वो भी 750 अरब के करीब वहां उन्होंने दिया है। दैट्स गुड, वी शुड सपोर्ट दैट, इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम। बट बेसिकली बहुत सी खामियां हैं इसके अंदर। मगर ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस हुकूमत की और इस फाइनेंस मिनिस्टर की मजबूरियां भी बहुत थी। हमें पूरा एहसास नहीं है उन मजबूरियों का, मगर ये है कि अपने टारगेट्स थोड़े से रियलिस्टिक रखते और अमीरों को थोड़ा सा ऑर्डर्स मारते तो वो बेहतर था। ये जिस तरीके से कोई रिलीफ नहीं मिली है मिडिल क्लास को, और एग्रीकल्चर सेक्टर तो ऑलरेडी बड़ा तकलीफ में है क्योंकि सपोर्ट प्राइसेस नहीं मिल रही फॉर व्हीट एंड सो ऑन। तो आई थिंक थोड़ी सी सेंसिटिविटी शुड हैव बीन शोन टू दीज इश्यूज।
ठीक है, आप कह रहे हैं रियलिस्टिक टारगेट्स रखने चाहिए थे और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी हमें इस बजट में दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये टारगेट्स जो वो शो कर रहे हैं वो अचीव किए जा सकते थे। और भी बहुत से पहलू। जी। आयशा ये देखो ना, ये मिनिमम वेज जो है वो भी नहीं बढ़ाई है। नहीं, उस आप पर आज बात ही बताएं नहीं की आपकी, गई। उसके बाद ही नहीं की गई। अभी क्या, अगर आप 10% बढ़ा देते, नो बिग डील। आपने तो अपनी जेब से नहीं देनी ना मिनिमम वेज, वो तो जी। प्राइवेट सेक्टर ने देनी है, तो देने देना उनको। कम से कम आपकी पॉलिटिकल प्रोफाइल तो बेहतर होती कि आपने मिनिमम वेज भी गरीबों के लिए, वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए बढ़ा दिए। ठीक है। तो सरमायादार जो है उसको एडजस्ट कर लेता, जैसे वो डिफिशियंसी करता तो एडजस्ट भी हो जाती, बट आपने वो भी नहीं किया। अभी भी टाइम है, आप कर दें। जैसे ये टाइम है कि स्पीकर की जो और बाकी लोगों की जो तनख्वाहें आपने बढ़ा दी हैं उनको रहने दें। इट्स जी। गोइंग डाउन वेरी बैडली। मैं ख्वाजा आसिफ के साथ आमतौर पे अग्री नहीं करता हूँ, मगर दिस दफा आई हैव टू अग्री विद हिम। इट्स शेमफुल थिंग, देयर इज नो नीड फॉर इट। स्पीकर शीकर काफी अमीर लोग हैं, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो पब्लिक सर्विस करने आए हैं जी। और फिर ये मैं आपको अब 1 मिनट और दे दें, है टाइम? जी। मैं जी। जाते जाते एक और थोड़ा सा झटका दे दूं। वो ये कि देखिए ना, वो कहते हैं जी कि MNAs MPs जो हैं उनके लिए ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, ये जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट फंड्स हैं जो आप MNAs MPs को दे रहे हैं, अरबों रुपए, तो वो इसीलिए देने हैं ना कि उसमें से 20-30% तो ये इनके जेब में चला जाता है ना। जी। स्कीमें तो होती हैं आवाम के लिए, मगर 20-30% तो इनकी जेबों में चला जाता है, सारे खाते हैं उसमें से। तो ये इसको भी तो कोई, दे शुड बी ए सिस्टम ना, कि ये सारा का सारा पैसा आवाम पे खर्च हो, मगर ऐसे नहीं होता। तो अब और उनको देने की क्या जरूरत है, उनको तनख्वाहें देने की जरूरत है? आप पब्लिक सर्विस करने आते हैं या बिजनेस करने आते हैं? दैट्स समथिंग यू नीड टू सी है। दुनिया के अंदर आप पब्लिक सर्विस करते हैं, बिजनेस नहीं करते। यहाँ MNAs MPs सेनेटर्स जो है वो बिजनेस करने आते हैं इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये सवाल बहुत अहम है, इसीलिए तो सबको शौक होता है कुर्सी का, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारियां जो ये अहद करके आते हैं वो पूरी नहीं हो पाती। और भी बहुत से सवाल एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया वुज़रा और चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन या स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी तनख्वाहों के ऊपर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने जब देखा तनकीद को तो उन्होंने नोटिस ले लिया, लेकिन तनकीद ये भी की जा रही है कि वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर ये इजाफा मुमकिन नहीं था, और फिर वज़ीर आज़म इस पर नोटिस ले रहे हैं अवामी गैज़ो गज़ब के बाद। जी सेठी साहब, ये एक तबसरा किया जा रहा है कि दुनिया डिजिटल इकॉनमी की तरफ जा रही है, लेकिन जिस नौइयत के इकदाम सजेस्ट किए गए हैं इस बजट में वो डिस्करेज करेंगे डिजिटल इकॉनमी को। दूसरी तरफ कैशलेस इकोनॉमी के लिए जो इसमें इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, अब ऑनलाइन परचेज, रिटेल बढ़ती जा रही है।